में उन्हें लगता है कि हिंदी तो सरल है, अपन कर लेंगे, पर जब मेंस लिखते हैं और लिख के बाहर निकलते हैं तब उन्हें लगता है कि अपन ने अच्छा कर लिया, यहाँ अपन थोड़ा गलती कर गए। अच्छे काम की शुरुआत जब से की जाए, जब जरूरी नहीं है कि वो आप 20 में 22 में ही कोई इंसान तैयारी करे और तभी सक्सेस हो। जब जागो तब सवेरा। अगर किसी को लक्ष्य निर्धारित करना हो, उसे समझ नहीं आ रहा हो कि मुझे क्या करना, तो कैसे चुनाव करें उसका। जब भी निबंध हम लिखते हैं उसके निबंध में 3, जैसे हम देखते हैं कि पेपर 6 में परिपत्र ये सब चीज़ें, इनका जो फॉर्मेट होता है वो हम एक्चुअल नहीं पता कि कैसे क्या लिखना है। और मार्केट में जाओ तो अलग अलग प्रमुख जानकारी फैली हुई है कि इसको इस तरीके से लिखना है, इसको इस तरीके से लिखना है। अगर अच्छा स्कोर करना है, अच्छी रैंक लाना है एमपीएससी में, तो पेपर 5 और 6 काफ़ी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव। हम आए हैं आज इंदौर और कोऑपर सुंदरम कॉम्प्लेक्स। हम जिनका आज इंटरव्यू लेने वाले हैं उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। हर एमपीपीएससी अभ्यर्थी, एसआई अभ्यर्थी, हर अभ्यर्थी की जुबान पर उनका नाम रहता है। चलिए हम चलते हैं उनका इंटरव्यू लेने। ये जो इंटरव्यू हम लेने जा रहे हैं, इसमें आप सभी की डिमांड, आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि जो पेपर 5 है और पेपर 6 है, इसमें नया सिलेबस जो हुआ है, चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, और कई सारे डाउट है कि कैसे तैयार करना चाहिए, कैसा एक अच्छा स्कोर करना चाहिए। इन सारे डाउट को क्लियर करने के लिए मैम से निवेदन किया था मैंने कि मैम मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। सभी लोगों की डिमांड आ रही थी कि यार ये इंटरव्यू होना चाहिए और मैम का भी लेना चाहिए कि सारे क्लियर हो जाए कि कैसे क्या तैयार करना चाहिए। तो मैम से मैंने आग्रह किया और मैम ने बोला कि हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैम का परिचय देना चाहूँगा मैं। डॉक्टर कामना श्रीवास्तव मैम का नाम है। आप लोग भली भांति जानते होंगे, अगर कुछ लोग नहीं भी जानते हो तो आज जान लीजिएगा। सबको स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बच्चों को काफ़ी सारे डाउट है, खास करके हिंदी का जो पेपर है, 5वां और 6ठा पेपर, दोनों में एक निबंध वाला पोर्शन हो गया और एक व्याकरण है। हाँ व्याकरण वाला है। तो कैसे क्या इनको अप्रोच करना चाहिए, कैसे क्या तैयार करना चाहिए। देखो, एमपीपीएससी में 5th और 6th पेपर, ये 2 अनिवार्य पेपर हैं जो कि हिंदी में है। और ये दोनों ही पेपर जो है स्कोरिंग के लिए, यानी अगर आप अच्छे से, आपको ग्रामर आ रही है, आप अच्छे से निबंध लिख सकते हैं, अच्छे से प्रारूप लेखन लिख सकते हैं, ये आपको 100% सिलेक्शन में एक टॉप 10 में लेकर के आते हैं। अब ग्रामर वाले की हम जहाँ तक बात कर सकते हैं, तो ग्रामर में ये है कि संधि समास अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और आपको कई जो भी अगर संधि में कोई समस्या आ रही है और उसको जब आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो समझने के बाद में आपको कोई समस्या नहीं आती। संधि जो है एक ऐसा टॉपिक है जो हमें कई शब्दों का अर्थ बताती है। अगर हमें किसी शब्द का अर्थ निकालना नहीं आ रहा है तो भी हम यदि शब्द को तोड़ लें, तो तोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, उस शब्द का अर्थ हम अपने आप निकाल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें हर शब्द के पर्यायवाची याद हो, नहीं आ रहे कोई बात नहीं, आप शब्द को तोड़िए। शब्द को तोड़ने के बाद आप उसके इर्द गिर्द क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे तो आपको उसका अर्थ वहां पे निकल जाएगा। जैसे सपोज मैंने कोई भी शब्द बोला, जैसे मैंने बोला रमेश। अब रमेश जैसे सपोज क्या है, गुण स्वर संधि है। अब यदि ये शब्द की रचना कैसे हुई, तो हमने इसको इस तरीके से तोड़ा कि रमा धन ईश। अब रमा किसका पर्यायवाची हो गया यहाँ पे, लक्ष्मी का। तो अब आपको एक पर्यायवाची अपने आप याद हो गया कि रमा किसका पर्यायवाची है, लक्ष्मी जी का, और ईश यानी ईश्वर। यानी लक्ष्मी के ईश कौन है, तो कौन हो गए, लक्ष्मी के ईश विष्णु जी। तो अब आपको किसका एक पर्यायवाची याद हो गया, यहाँ पे एक विष्णु का पर्यायवाची। इसमें से आपको अपने, तो हम किसी भी चीज को जब हम पढ़ें तो पढ़ने के समय हम ये देखें उसे समझ के पढ़ें और रट के ना पढ़े। रटने से क्या होता है कि हम उतना ही याद करेंगे रटा होगा। तो आप उस चीज को समझिए, नहीं आता शब्द को तोड़ के उसका अर्थ निकालिए, तो आपको क्या होता है कि उसके पर्यायवाची याद हो जाएंगे, शब्दों के अर्थ निकालना आपको उसमें से बहुत आसानी से आ जाएगा। जी मैम, अभी हाल ही में 2024 के जो सिलेबस है उसमें बदलाव हुआ है मैम। सभी मेंस के पेपर में, खास करके हिंदी में भी हुआ है और व्याकरण वगैरह में भी हुआ है। तो ये बदलाव क्यों हुआ और क्या जरूरी था बदलाव होना, और इससे क्या स्टूडेंट का फायदा हुआ है, नुकसान हुआ? अब देखो, पीएससी जो है हर 5 साल में सिलेबस को चेंज करती है। नियम है उनका कि हर 5 साल बाद क्या होता है, सिलेबस चेंज, कुछ ना कुछ बदलाव तो वो करते हैं। तो कुछ ना कुछ बदलाव उनका अपना एक रहता है कि भाई ठीक है,
ये सिलेबस ये था, अब इसके अकॉर्डिंग अब नया सिलेबस ये डालना चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग एक्सपर्ट होते हैं, विद्वान होते हैं, जो भी सिलेबस को चेंज करते हैं, उनकी एक कमेटी होती है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग जो देखते हैं उसके अनुसार वो लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव तो करते हैं। अब नया जो हिंदी में जोड़ा गया है वो रस है, छंद है। छंद जो है वो बहुत अच्छा टॉपिक है, तो बहुत सरलता से आप पढ़ सकते हैं और पूरे के पूरे आप नंबर उसमें ले सकते हैं। रस जो है एक रोचक टॉपिक है, एक अच्छा जब आप उसे पढ़ते हैं तो फील भी बड़ा अच्छा आता है, क्योंकि वो भावों की अभिव्यक्ति देता है। रस जो है एक अपने मन की भावों की अभिव्यक्ति, हमारे मन में, हृदय में कौन कौन से भाव है और किस तरीके से कौन सा रस उस समय भाव निकलता है, तो इसलिए रस भी जो है बहुत अच्छा टॉपिक है। उसके अलावा नया रखा गया है उसमें वर्तनी शोधन, यानी शुद्ध वर्तनी। अब शुद्ध वर्तनी इसलिए रखा गया कि चूंकि क्या है, अधिकांश छात्र जो हैं पीएससी की तैयारी करने वाले वो इंग्लिश मीडियम से भी हैं। अब इंग्लिश मीडियम में तो उन्हें क्या होता है, हिंदी की लिखने में बड़ी समस्या होती है, और जब ये ही अधिकारी बन जाएंगे तो चूंकि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की जो राजभाषा है वो है हिंदी, तो भले ही हम चाहे अंग्रेजी का कितना भी प्रयोग करें, लेकिन शासकीय कार्यालय में तो हमें हिंदी में ही काम करना पड़ता है, क्योंकि हर वर्ग अंग्रेजी नहीं जानता लेकिन हिंदी तो हर वर्ग जानता है। तो इसके लिए अधिकारी बनने के लिए आपको हिंदी का और हिंदी के साथ उसकी शुद्ध वर्तनी का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो इसलिए नए सिलेबस में एक जो ऐड किया गया वो वर्तनी शोधन, एक रचना किया गया है वाक्य संरचना। वाक्य संरचना भी ऐड नया हुआ है, शब्द शक्तियाँ ऐड हुई है कि भाई शब्द, तो इन सब चीज़ों का ज्ञान जब आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो आपको स्पेशल होना चाहिए। अब हमने सपोज मैंने एक वाक्य बोला कि कई रेलवे के कर्मचारियों ने हड़ताल की, तो अब क्या है कि अगर इस वाक्य को इस तरीके से लिखे कि कई रेलवे के कर्मचारियों ने हड़ताल की, तो रेलवे कई तो है नहीं, रेलवे तो क्या हो गई, यहाँ पे एक संस्था हो गई, तो जो इसके आगे कई लगा है ये अशुद्ध है। तो हम इसको अगर शुद्ध करेंगे तो हम इसको ऐसे शुद्ध करेंगे कि रेलवे के कई कर्मचारियों ने हड़ताल की। क्यों? क्योंकि कर्मचारी तो एक वर्ग के हिसाब से हैं, पद के हिसाब से हैं, तो हम यहाँ कई जो है वो कर्मचारियों की विशेषता चल रही है, ना कि रेलवे की विशेषता। तो इस तरीके की जब आप अध्ययन में पढ़ते हैं तो जब आप सिस्टम में आएंगे, अधिकारी बनेंगे, तो आपको इस तरह की अशुद्धियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो भाषा प्रयोग की जाएगी वो होगी आपकी प्रशासनिक शब्दावली, मानक शब्दावली, यानी ऐसी शब्दावली रहेगी जिसका एक ही अर्थ निकले, एक से दूसरा अर्थ वो देखना। और आप जब सीखेंगे नहीं तो आप चूंकि इस तरीके की भाषा का जब उसमें प्रयोग हुआ तो आप अपनी ही उसमें समस्या में आ जाएंगे। तो इसलिए जो नया सिलेबस है वो बहुत अच्छा है। और अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हिंदी में, हिंदी जो दोनों पेपर है, हिंदी हो चाहे निबंध हो, कैसे तैयार करना चाहिए उनको हिंदी और निबंध का पेपर जो है? अब हिंदी में देखिए जो 5th पेपर है आपका, उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, जी है ना। 3 मार्क्स के आपके चलेंगे वहाँ पे 25 क्वेश्चन, मतलब टोटल वो 75 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जी। जब वो 3 नंबर में अगर आपको पूछता है तो आपको हमेशा 3 पॉइंट में उत्तर देना है। ऐसा नहीं आपने 1 पॉइंट में उत्तर दिया और बात खत्म कर दी। आपको कम से कम उसमें 3 पॉइंट में आपको उसका आंसर देना ही है। कोई प्रश्न अगर सपोज ऐसा आ जाता है कि उसमें ज़्यादा पॉइंट बन रहे, 5 है, 6 पॉइंट है जी, तो ऐसा नहीं है कि हम बाकी के पॉइंट हटा दें। हमें फिर क्या करना है, जो यदि 5 पॉइंट में है तो हमें शब्दों को, जो वाक्य है उसकी संरचना को हमें क्या करना है, संक्षिप्त करना है। ठीक है। सपोज अब हम वाक्य संरचना रखा ही इसलिए कि वाक्य संरचना में क्या होता है, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य होते हैं। तो मिश्र फैलाव देता है, संयुक्त जोड़ता है और सरल वाक्य कम करता है शब्दों को। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा है कि 5 पॉइंट का है और पूछा गया 3 में, लेकिन उसके आंसर में 5 पॉइंट बन रहे हैं, तो हमें उसे सरल वाक्य में लेते हुए उसके 5 पॉइंट को 3 पॉइंट में लेके कवर करना है। तो इससे क्या होगी कि जब आपकी कॉपी चेक होती है तो वहाँ पे आपकी स्कोरिंग अच्छी होती है, क्योंकि जांचने वाला जो पूछ रहा है वो पूरा आंसर चाहता है, उसे इससे मतलब नहीं है कि वो 1 नंबर में है या 2 नंबर में।
तो उसके जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपकी स्कोरिंग काफ़ी अच्छी होती है। जी मैम, एक और क्वेश्चन था मैम कि राइटिंग का कोई फ़र्क रहता है क्या, कि किसी की अच्छी सुंदर राइटिंग है और किसी की थोड़ी सी ऐसी है कि, तो क्या इसका कोई फ़र्क पड़ता है जो मार्किंग होती है देखिए, उसमें? शुद्ध वर्तनी का स्पेशल फर्क पड़ता है हिंदी में। जी हाँ, शुद्ध वर्तनी का और राइटिंग का कह सकते हैं, लेकिन अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है और आपने की वर्तनियाँ शुद्ध हैं तो फिर वहाँ पे कोई मायने नहीं रखता। इसलिए जो मायने रखता है वो वर्तनी शुद्ध, यानी शुद्ध वर्तनी होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे अगर जैसे हम अभी पीएससी प्री हुई थी, उसमें एक पूछा था प्रश्न कि प्रसाद का अर्थ क्या है। जी तो प्रसाद और प्रासाद, जी प्रसाद यानी ईश्वर को चढ़ाया गया भोग, और प्रासाद प्रा में आ की मात्रा लग गई, उसका अर्थ हो जाता है महल। अगर आप इस तरीके से वर्तनी शुद्ध का ध्यान नहीं रखेंगे तो वहां तो शब्द का अर्थ ही अलग निकल रहा है। ठीक है, सपोज हमने लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा परीक्षा, बड़ी की मात्रा लगाई जाती है परीक्षा में, और एक मैंने लगा दी र में छोटी ई की मात्रा परीक्षा, तो दोनों का अर्थ ही अलग हो जाता है। मैंने बोला परीक्षा तो इसका अर्थ हो जाता है इम्तिहान, जो आप एग्जाम वगैरह देते हैं वो, लेकिन जब इसमें छोटी ई की मात्रा लग गई तो इसका अर्थ यहाँ पे निकल गया कीचड़। तो इसलिए शुद्ध वर्तनी का स्पेशल ध्यान दिया जाता है। अगर आपकी राइटिंग थोड़ी बहुत खराब है तो चलेगा, लेकिन वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए आपकी। निबंध और प्रारूप, उसका फॉर्मेट वगैरह कैसा होना चाहिए, कहाँ पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें? प्रारूप लेखन है उसकी शासन इसमें जब हम की प्रण है उसमें कई प्रणालियां हैं, परिपत्र है, कार्यालय आदेश है और आदेश है, कई तरीके के पत्र के जो है प्रकार है, ज्ञापन है, विज्ञापन है, सब में कुछ कुछ अंतर आता है, कुछ कुछ अंतर थोड़ा थोड़ा सब में चलता हुआ चलता है। मैम आपने लिख रखा है ज्ञापन का, ये ज्ञापन जिसे हम मेमोरेंडम भी बोलते हैं, जैसे अंग्रेजी में मेमोरेंडम, यानी जब कोई कर्मचारी से कोई अधिकारी उसके कार्य से संतुष्ट ना हो, यानी किसी कर्मचारी के कार्य से कोई अधिकारी जब संतुष्ट नहीं होता तो वो, या वो उसने कोई ऐसा काम है तो वो उसे एक मेमोरेंडम दे सकता है, जिसे हम बोल सकते हैं ज्ञापन। जैसे अब हम हिंदी में बोलेंगे कारण बताओ नोटिस, ये भी हम इसे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जी मैम, निबंध के बारे में बता दीजिए मुझे मैम कि निबंध कैसे लिखना चाहिए, एक आदर्श निबंध कैसा होना चाहिए जो आयोग डिमांड करता है कि आपका हाँ, निबंध के संबंध में बच्चों को कई बार समस्याएं आती है कि निबंध हमें कैसा लिखना है। ठीक है, तो निबंध जो है ये 3-4 शैलियों में हम लिखने की जो इसकी शैली है वो है विचारात्मक, विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, भावात्मक, ये शैलियाँ। निबंध जो है ये डिपेंड करता है कि उसका विषय कैसा है और विषय के अनुरूप ही हमें क्या करना है, उसे लिखना पड़ता है। अब सपोज हम ये देख लें कि जब भी निबंध हम लिखते हैं उसके निबंध में 3 तत्व बच्चे पढ़ते हैं कि 3 तत्व मुख्य माने गए हैं या 3 बिंदु मुख्य। शुरू में आती है प्रस्तावना, फिर आता है मध्य भाग और अंत में आता है उपसंहार। तो प्रस्तावना हमें ऐसी लिखनी चाहिए जो आगे निबंध को पढ़ने के लिए जिज्ञासा दे। अब आप जब भी निबंध लिख रहे हैं, सपोज अपन ये टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि मान लो आप लिख रहे हैं महिला सशक्तिकरण, या हम लिख रहे हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नारी की भूमिका, तो आप जब इस निबंध को स्टार्ट करेंगे, टॉपिक तो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नारी की भूमिका, अगर आपने वर्तमान से ही शुरू कर दिया तो आप इसको आगे क्या लिखेंगे? तो आप जब भी इसकी शुरुआत करें आप इसकी पूर्व से शुरुआत करें। जैसे भाई नारी की स्थिति, नारी का सशक्तिकरण आज से तो है नहीं, कहते जैसे मान लो वैदिक काल से आप स्टार्ट कीजिए कि वैदिक काल में नारी की क्या स्थिति थी, फिर उसके आगे क्या होती गई, फिर आप ये देखिए कि स्वतंत्रता के समय स्त्री की क्या भूमिका थी, आगे आधुनिक काल में क्या भूमिका रही और अभी वर्तमान में क्या परिप्रेक्ष्य में भूमिका है। इसको आप प्रस्तावना में क्रम वाइज बढ़ाइए, उसके बाद मध्य भाग में इसका फैलाव दीजिए और उपसंहार में इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केवल समेटिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नारी ये। इसे क्रमबद्ध लिखेंगे तो आपके लिए निबंध लिखना ज़्यादा कठिन नहीं होता। अब सपोज हम ले लें कि ये तो चलो नारी से संबंधित हो गया, अब अगला मान लो हम ले लेते हैं कोई समस्या प्रधान, जैसे सपोज लिया मैंने भ्रष्टाचार एक मुख्य समस्या या पर्यावरण प्रदूषण एक मुख्य समस्या। तो जब हम इस तरीके के निबंध लिखेंगे
तो हमें कारण बताना है इनके, इन समस्याओं के। अब कारण तो सभी को पता है, लेकिन हमें इसका मुख्य बिंदु आता है कि हमें निराकरण भी बताना है। तो हमें कारण बताने के बाद में जो हमने कारण बताए हैं उन्हीं कारणों के निराकरण भी हमें बताना है, और अंत में उपसंहार लेना है कि ये तरीके से होना चाहिए। मान लीजिए मैम कोई प्रश्न आया 3 नंबर में, चाहे संधि आया समास आया, उसका पूछा गया किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न है कि संधि किसे कहते हैं, तो उसको कैसे लिखना चाहिए? देखिए, पूछा गया संधि किसे कहते हैं, जी मैम। तो जो उसकी परिभाषा दी गई है वो आपको पूरी लिखना है जी। है ना। हमने क्या बोला कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जी। ये तो हो गई। अब हमने कितना लिखा, इसको 1.5 लाइन में लिखा। अब हमें यहाँ लिख के ये इतना नहीं करना है। यदि हम किसी चीज की परिभाषा दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसके साथ हमें एक उदाहरण देना है। हमने क्या बोला, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो हमें एक उदाहरण के साथ लिखना है। सपोज मैंने लिखा रचना धन आकार, तो दो वर्ण हो जाएंगे, यहाँ से मेल हो जाएगा और एक शब्द बन जाएगा यहाँ से रचनाकार। तो जब भी आप परिभाषा के साथ में जब 3 नंबर में पूछा जाता है तो हर परिभाषा लिखने के बाद में एक उदाहरण जरूर दीजिए। क्लियर? तो आप जैसे कहा है कि सपोज आपसे पूछा गया कि विलोम किसे कहते हैं, आते हैं 3 नंबर में क्वेश्चन, है ना। तो वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते विलोम कहलाते हैं। अब आप यहाँ लिखिए, विलोम 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण विलोम और अपूर्ण विलोम। एक पूर्ण विलोम का उदाहरण दीजिए, एक अपूर्ण विलोम का उदाहरण दीजिए। तो ये जब आप इस तरीके से 3 नंबर के आंसर लिखें तो आपको पूरे मार्क्स इसमें बहुत अच्छी स्कोरिंग आप उसमें कर पाएंगे। एक स्टूडेंट का डाउट था मैम कि पल्लवन को कैसे क्या सोल्व करें? देखिए, आपके सिलेबस में पल्लवन भी है और निबंध भी है। आप जब पल्लवन लिखना सीख लेते तो एक तो निबंध आपको लिखना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पल्लवन में क्या होता है कि कोई सूत्र वाक्य, कोई लोकोक्ति, कोई कहावत, इसको हमें क्या करना है, लिखना है। एक सूत्र वाक्य होता है जिसे हमें क्या करना है, 100 से 150 शब्दों में लिखना होता है। अब हमें केवल उसका विवरण नहीं देना, हमें उसमें जो दिया गया शब्द है उसकी जो गहराई है उसे समझा करके पल्लवन में हमें क्या करना होता है, लिखना होता है। मैंने सपोज एक दिया कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, एक सूक्ति आई है मान लो ये कहे, और बोला जाए कि इस पे आप पल्लवन लिखिए। तो हमें केवल इसका अर्थ नहीं लिखना, हमें महत्व समझाना, यानी किस शब्दों को उस लाइन में पल्लवन में फोकस किया गया है। एक तो अभ्यास का, और अभ्यास भी कैसा, निरंतर, करत करत, है ना। भाई आपकी सूक्ति चल रही है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। अब जड़मति यानी मूर्ख व्यक्ति भी, यानी ये कह रहा है कि निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी क्या हो जाता है, सुजान यानी विद्वान हो जाता है। तो हमें यहाँ पे जो शब्द दिए गए उन शब्दों के अर्थ को 100 से 150 शब्दों के साथ उसे समझा कर लिखना है। अब सपोज अभी अपन ने शुद्ध वर्तनी शुद्धि पे बात करी थी। अब देखो, मैं एक शब्द वाक्य बोलती हूँ इसमें पल्लवन में कि देव देव आलसी पुकारा। अब देव देव अगर एक मात्रा लगी तो देव का अर्थ हो गया ईश्वर, लेकिन इसमें मैंने वाक्य में है देव देव आलसी पुकारा, यहाँ पे 2 मात्रा लगी है देव में, और ये पीएससी में आया हुआ भी है ना। तो जब इसमें 2 मात्रा लग गई तो यहाँ देव का अर्थ हो गया भाग्य। तो देव देव आलसी पुकारा यानी भाग्य भाग्य की बातें कौन करते हैं, आलसी लोग ही करते हैं। तो जब आप इसका अर्थ समझने लगते हैं आप फिर उसको 100 से 150 शब्दों में बहुत आसानी से लिख लेते हैं। आप जब भी पल्लवन करें, पल्लवन करने से पहले जो भी पंक्ति दी गई है उसे सोचें, विचारें, उस शब्दों के अर्थ पे मनन करें, और मनन करने के बाद फिर लिखिए आप उसको। तो जब आप 1 बार 2 बार 3 बार आप लिख लेते हैं तो आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, और यही परफेक्टनेस जब आप पल्लवन में हो गए तो निबंध आपको लिखना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आप आसान सरल तरीके से निबंध लिख लेंगे। जी मैम, एक क्वेश्चन और था कि वर्तनी जो है उसको कैसे सुधारें, क्योंकि आपने बताया जैसे प्रसाद, एक प्रसाद अलग होता है, एक प्रसाद का अलग अर्थ होता है। मान लीजिए जी मैम, ग्रह है, एक ग्रह अलग होता है, एक ग्रह अलग होता है। भाई एक तो नक्षत्र हो गए और एक में ऋषि की, तो वो ग्रह मतलब घर हो गया। वही कैसे सुधारें इन चीजों को? अब देखिए, इसका अभी अपन ने बात करी कि करत करत अभ्यास से, यानी हम क्या करें, उसका निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, ऑटोमेटिक अपने आप ही आपको
आने शब्दों का ज्ञान हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपकी वर्तनी शुद्धि हो जाएगी। इसमें जो मदद करते हैं वर्तनी शुद्धि में, आपको संधि एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत मदद करता है। आपको अपने आप ही उसमें शुद्ध लिखना आप क्या करेंगे, शुरू हो जाता है। तो जो संधि जो है वो वर्तनी शुद्धि का ही काम करती है। संधि का उद्देश्य ये है, एक तो नए शब्दों का निर्माण करती है, वर्तनी को शब्दों को क्या करती है, शुद्ध करती है। तो कभी भी आप इसलिए तो शब्दों को, मैंने क्या शुरू में बोला था कि आप शब्दों को तोड़ के अर्थ निकालिए। जैसे ही आप तोड़ेंगे ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि हाँ मैंने इसको गलत लिखा है। जी मैम, मेंस में 6 पेपर होते हैं मैम। 6 में से जो 2 पेपर होते हैं हिंदी और निबंध वाला, जो व्याकरण और निबंध वाला हो गया, इन पे कई सारे स्टूडेंट जो है ध्यान नहीं देते हैं। क्या ये गलती कर रहे हैं वो? ये क्या ये होता है, इसको- शुरू में उन्हें लगता है कि हिंदी तो सरल है अपन कर जी। लेंगे, पर जब मेंस लिखते हैं और लिख के बाहर निकलते हैं तब उन्हें लगता है कि अपन ने अच्छा कर लिया, यहाँ अपन थोड़ा गलती कर जी गए। मैम, क्योंकि इसमें तो पढ़ना भी कम हाँ, पड़ता है। चूंकि आप इसको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि आप जब प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो आपको काम तो हिंदी में ही करना है। जी मैम, तो इसलिए जब आप एक बार फिर पढ़ लेते हैं, जो वो कमी रहती है उनकी वो लोग कर लेते हैं, तो फिर कर लेते हैं, मेहनत करके बच्चे सुधार लेते हैं अपना। मैम जैसे आप ऑफलाइन तो पढ़ाते हैं, लेकिन कई सारे अभ्यर्थियों का मेरे पास कमेंट भी आया था, जैसे मैंने पूछा था कि आप बताइए सुझाव, मैं मैम का इंटरव्यू लेने वाला हूँ। तो उनका सुझाव था कि मैम हम बाहर रहते हैं, इंदौर नहीं रहते हैं, तो क्या हम ऑनलाइन भी ये सुविधा मिल सकती है जैसे ऑफलाइन में आप पढ़ा रहे? तो अभी मैं कोशिश तो कर रही हूँ, जहाँ तक होगा मई तक या अप्रैल में ऑनलाइन स्टार्ट करने ही वाली हूँ, कर दूंगी मैं। जी मैम, क्योंकि बच्चों के कई बार कॉल आते हैं, बाहर से कई बार कॉल आए बच्चों के, इधर से ग्वालियर के बच्चों के कई कॉल आते हैं, इधर से धार से, खंडवा, खरगोन, सागर, रीवा, यहाँ के बच्चों के कई बार कॉल आए कि अब चूंकि क्या होता है, हल परिवर्तन शिक्षा में आया है, तो अपन भी सोच रहे हैं समय के अनुसार थोड़ा परिवर्तन कर ही लें। जी मैम, तो जहाँ तक होगा, वैसे अप्रैल नहीं तक तो मई तक तो अपन ऑनलाइन पे बच्चों की डिमांड पे शुरू करेंगे। जी मैम, और देखते हैं, अगर कंफर्टेबल हुआ तो करेंगे, नहीं तो ऑफलाइन पे। जी मैम। और सोर्सेज को लेकर बात करूँगा मैं। जैसे मैंने मेंस के इंटरव्यू लिए थे, तो उसमें कुछ स्टूडेंट मुझे मिले थे कि बता रहे थे कि आपके यहाँ पे कोचिंग भी की, उन्हें बेनिफिट भी मिला। तो सोर्सेज को लेकर थोड़ा सा भटकाव है, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। आपकी बुक वगैरह भी है, मैं खुद आपका स्टूडेंट रह चुका हूँ, हाँ। मैंने खुद ने पढ़ी भी है आपकी बुक, तो थोड़ा सा आपकी बुक के बारे में बता दीजिए। और कुछ नई अपडेट का भी पूछ रहे कि नई अपडेट सिलेबस के अनुसार कुछ बुक आने वाली है क्या आपकी? देखो, हिंदी की जो बुक है पीएससी के लिए, जी। ये तो अपनी आ रही है, कई समय से चल रही है। जी अभी नई एक बार प्री हो जाती है जो जी। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसके बाद बुक्स आएगी। जी अभी तो नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही प्री हो जाती है उसके बाद आएगी नई बुक। जी मैम, एक क्वेश्चन और था मेरा, कि एक मैम है, 38 साल की उम्र है उनकी, मेरे पास कल ही मैसेज आया था, वो मेरे वीडियो भी देखते हैं, और जैसे आपका पोस्ट डाला मैंने, उनका बोला कि मैम से एक बार प्लीज़ पूछिएगा कि उनकी एज हो गई 38 साल, क्या वो अब पीएससी की तैयारी कर सकते हैं? हाँ, महिला है तो कर सकती हैं। महिलाओं के लिए तो 45 साल तक के लिए है। वो सरकारी जॉब में अगर आना चाहती हैं तो महिलाओं के लिए तो 45 साल है उम्र, तो कर सकती है तैयारी। आपको क्या लगता है इस एज में तैयारी करना, मतलब? देखिए, अच्छे काम की शुरुआत जब से की जाए, जब जरूरी नहीं है कि वो आप 20 में 22 में ही कोई इंसान तैयारी करे और तभी सक्सेस हो, जी है ना। जब जागो तब सवेरा। अगर उनको 38 में लग रहा है कि उन्हें करना चाहिए तो क्यों नहीं कर सकती है, ओके। बहुत आसानी से कर सकती है। जी अभी भी उनके पास 7 साल है, जी मैम, हम कर सकती हैं। जी मैम। अगर किसी स्टूडेंट को लक्ष्य निर्धारित करना हो, मुझे समझ नहीं आ रहा हो कि मुझे क्या करना सही है मेरे लिए, तो कैसे चुनाव करें उसका? देखो, लक्ष्य के लिए अपनी खुद की काबिलियत, जी कैपेसिटी, एक जुनून लेते हैं, आप अब किसी भी लक्ष्य को बहुत आसानी से पा सकते हैं। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें 10 साल लगे। अगर आपका लक्ष्य है तो लक्ष्य फिर आपका क्या है, एक शौक है, और शौक तो व्यक्ति क्या होता है, शौक में व्यक्ति को हर वक्त आनंद आता है। तो फिर तो आप आनंद में हैं, तो वो ऑटोमेटिक आप लक्ष्य की और आपको वैसे भी मिल जाएगा। क्लास में ही स्टूडेंट बैठे थे, तो उनसे चर्चा करेंगे कि पीएससी को लेकर कैसे क्या तैयारी चल रही है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मेरा नाम वैभव सक्सेना है। कहाँ से आप? मैं भोपाल से ब्लॉग करता हूँ।
ओके, पीएससी का प्रिपरेशन चल रहा है आपका? जी हाँ, पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ फिलहाल मैं। ओके, कब से शुरुआत हुई थी आपकी ये पीएससी प्रिपरेशन? मैंने तैयारी 2021 से प्रॉपर एमपीपीएससी की थी। उसके बाद मैंने पहला प्री 2021 का ही दिया था, जिसमें मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने 22 का फिर दिया और उस 22 का भी मेंस लिखा मैंने उसके बाद, जो कि मेरा मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस मुझे मिला। उसके बाद थोड़ा समस्या आई, फिर उसके बाद मैंने अब 24 का देने की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, अभी कैसे क्या चल रही है वैसे तैयारी? अभी तो ठीक है, काफ़ी नया सिलेबस है तो बहुत सारी चीज़ें नई जुड़ गई हैं, तो उसको लेके थोड़ा नोट्स प्रिपरेशन ये सब चीज़ें चल रहा है। अच्छा, अभी देख रहा हूँ मैं कि मैम भी है तो क्लास में आप हिंदी की क्लास लेने आए हैं, तो यहाँ का कैसे क्या पता चला आपको हिंदी की क्लासेस का? 2022 का जब मैंने मेंस दिया उस दौरान मुझे कुछ सीनियर्स से मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने बताया मैम के बारे में कि मैम हिंदी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, समस्याएं हैं वो बहुत अच्छे से करा सकती हैं। तो फिर मैंने मैम को कांटेक्ट किया कॉल करके, और फिर उसके मेंस के 2022 मेंस के बाद ही मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया था मैम की तो क्लास। आपको लग रहा था कि क्लास करना जरूरी है हिंदी के लिए? देखो, मेरा शुरू से जो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश मीडियम का रहा है ना, तो मुझे थोड़ा सा हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम होती थी। ओके। उसके बाद जैसे पेपर 4 और पेपर 5 और 6 में थोड़ा सा लिखने का समस्या ये है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इशू आता है। पेपर ओके। 6 में 2 घंटे देते हैं उसमें निबंध का लिखने में, तो स्पीड और थोड़ा मात्राएं की प्रॉब्लम, तो ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम को। और मेन चीज़ है कि पेपर 5 और 6 बोला जाता है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो वो मुझे नहीं लगता था कि मैं अच्छा स्कोर कर सकता था उस टाइम तक, इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा क्लास ले लेना चाहिए। अच्छा, अब लग रहा है आपको क्लास करने के बाद कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे? जी जी बिल्कुल, पिछले 2 महीने से मैंने क्लास रेगुलर ज्वाइन की है, और उसके बाद अब मैं इस लेवल पे आ गया हूँ कि हाँ, मैं स्कोर कर सकता हूँ पेपर 5 को लेके, जो कॉन्फिडेंस पहले फील नहीं कर रहा था, जो कि मैं अब कर रहा हूँ कि अब मैं अच्छा कर सकता हूँ पेपर 5-6 में। ओके, ये क्लास कब से शुरुआत की थी आपने? मैंने अभी 2 महीने पहले जनवरी में मेंस हुआ था 2022 का, उसके बाद 13 जनवरी के बाद 22 जनवरी से स्टार्ट हुआ था ये वाला बैच, तो 2 महीने जो हो चुके हैं। बीच में 10 दिन का गैप था होली के कारण, उसके बाद फिर अभी तक हो गई, मतलब 2 महीने में हो गया क्लास पूरा। अच्छा, अगर बताना चाहे जो पहले आपने क्लास के पहले क्या क्या समस्या थी आपके साथ में, और उसके बाद क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ जब मैम से पढ़ने के बाद आपको? सबसे पहले तो ये छोटी छोटी जो मात्राएं की मिस्टेक हैं। दूसरा, जैसे हम देखते हैं कि पेपर 6 में परिपत्र ये सब चीज़ें, इनका जो फॉर्मेट होता है वो हम एक्चुअल नहीं पता कि कैसे क्या लिखना है, और मार्केट में जाओ तो अलग अलग भ्रामक जानकारी फैली हुई है कि इसको इस तरीके से लिखना है, इसको इस तरीके से लिखना है, बस कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है कि कैसा फॉर्मेट लिखना है। तो वो यहाँ इस क्लास में आके मैंने जाना मैम से कि किस चीज़ को कैसे अच्छे से प्रेजेंट करना है, ये बहुत अच्छे से सीखा मैंने। तो अब मुझे लगता है कि पेपर 6 में जो जितने भी प्रतिवेदन आते हैं, निबंध आते हैं, निबंध का ये जो एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है वो मैंने यहाँ जाना। तो अब मुझे लगता है कि अब मैं जब भी निबंध लिखूंगा तो मुझे इस चीज़ से कोई टेंशन नहीं रहेगी कि भाई मुझे निबंध स्टार्ट कैसे करना है, निबंध के बीच में क्या डालना है, निष्कर्ष में क्या लिखना है, ये सब चीज़ें मुझे क्लियर है। और ना मुझे अब कोई जैसे कोई तीसरा बोलता है कि इस चीज़ को ऐसा नहीं लिखो ऐसा लिखो, तो मुझे पता है, मुझे मैंने किससे पढ़ा है, जिससे पढ़ा है मुझे उन पर कॉन्फिडेंस है, तो मैं सही करूँगा। ओके, आप यहाँ पर आए, सुंदरम कॉम्प्लेक्स है ये, तो मैम की क्लास में आपको क्या अच्छा लगा, मतलब यहाँ पढ़ने आए आप तो क्या बेनिफिट हुआ आपको? बेनिफिट तो यही है कि पहले तो पेपर 5 और 6 बहुत अच्छे से हो गया है, 2 महीने में हो गया है। नहीं तो कहीं जाएंगे आप 3-4 महीने ऐसे ही निकाल देते हैं, तो 2 महीने में बहुत अच्छा लगा कि मुझे पेपर 5 और 6 मेरा पूरा हो गया है। दूसरी बात जो मैम की क्लास की मुझे जो अच्छी लगी है वो ये है कि मैम इंडिविजुअल बच्चों पर ध्यान देती है। ऐसा नहीं है कि आप 10 लोगों का ग्रुप है तो 1-2 बच्चों पे दे रहे हैं जो अच्छा पढ़ रहे हैं, नहीं, जो नहीं भी कर रहे हैं अच्छे से उन पर भी ध्यान दे रही है मैम। अगर कोई क्लास करना चाहे मैम का तो कैसे करें आप? इंग्लिश मीडियम के लिए तो मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि अगर स्कोरिंग करना है पेपर 5 और 6 में तो बिल्कुल करना चाहिए। मतलब पेपर 5 और 6 हमें बहुत अच्छे से करना है। अगर स्कोर करना है तो बहुत अच्छे से छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं पेपर 5 में हिंदी के में, जैसे हमें लगता है कि हिंदी सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछते हैं, बट ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस वो एमपीपीएससी इनडायरेक्टली पूछ लेता है, जैसे हमें पता होता है बट हमें नहीं पता किस तरीके से पूछा है। फॉर उदाहरण के लिए इस बार जो 22 के मेंस में क्वेश्चन आया था कि सामासिक पद किसे कहते हैं, है ना। तो बच्चे सब पढ़ते हैं समास किसे कहते हैं, समास के प्रकार क्या है, समास, है ना, बट सामासिक पद उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन दे गया। अब उस टाइम इतना टाइम नहीं होता है कि अपन उस समय वो क्या लिखते हैं ऐसा कुछ, लेकिन मैम की क्लास में मैंने चीज़ जाना है कि छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बहुत, मतलब ऐसा होता है ना कहीं से भी पूछ लो आप, हमें सब आता है, तो वो चीज़ आप यहाँ फील करो कि हाँ कुछ भी पूछ ले, कैसा भी पूछ ले, हम लिख देंगे। अच्छा, मैम ने तो पढ़ाया आपने बताया, पर आप पढ़ते काहे से हो अभी? बुक्स का बुक्स? मैम की जो नोट्स मैम क्लास में हैंड रिटन नोट्स बनवाती हैं, उनकी बुक्स भी हैं जो कि ऑथेंटिक हैं, तो वही से चीज़ें हम उसी से प्रेफर करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। ओके, और कोई सुझाव हो आपका स्टूडेंट के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं?
बस मेरा तो यही है, खासकर इंग्लिश मीडियम का, क्योंकि मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, कि अगर अच्छा स्कोर करना है, अच्छी रैंक लाना है एमपीपीएससी में, तो पेपर 5 और 6 काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और अगर आपने इन दोनों में अच्छा बहुत स्कोर कर लिया है तो डेफिनेटली आप अच्छी रैंक ला सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। यही रिव्यू लेना था कि क्लासेस वगैरह कहाँ पर है मैम का और कैसा क्या पढ़ाते हैं, तो वही रिव्यू लेना था। तो हमने स्टूडेंट से चर्चा की है कि मैम की जो क्लासेस है ये सुंदरम कॉम्प्लेक्स में लगती है, जो कि भौरकुआ के पास में है। अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। मैं मैम का कॉन्टैक्ट वगैरह जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से जुड़ जाइए। एड्रेस वगैरह भी भेज दूंगा मैं कि एड्रेस कहाँ पर है, और हिंदी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि जो पेपर 5 और 6 है एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसा कि इन्होंने बताया। और आप सभी भी मानते हैं कि ये जो, अगर आपने अच्छा नंबर ला लिया इसमें, तो आप एक अच्छी रैंक डिसाइड कर सकते हो। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।